नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं इस सारी की कुछ जनरल बातें जो एकदम कॉमन सी बातें होती है, लेकिन उस विषय में कोई भी जानकारी कोई देता नहीं है। आज हम बात करते हैं डिवाइडेशन और अमालगेशन। अमालगमेशन का मतलब है एकत्रीकरण करना और डिवाइडेशन का वितरण करना, इसको पार्ट में डिवाइड करना। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा, मान लो बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट है जिसके सीटीएस नंबर या प्लॉट नंबर 1 हो। कई जगह पे 50-100 सीटीएस नंबर्स होते हैं। प्लॉट नंबर भी अलग अलग तरीके के होते हैं। अब इस सारे के रूल के हिसाब से जब स्कीम फाइनल होती है तो उस पूरे प्लॉट को, जो उसमें सबसे बड़ा प्लॉट है, जैसे सीटीएस नंबर है तो सबसे बड़ा जो सीटीएस नंबर है, बाकी सब सीटीएस नंबर्स को उसके अंदर अमालगमेट करते हैं, मतलब उसके अंदर सम्मिलित कर देते हैं, एकत्रीकरण करते हैं, और फिर वो पूरा भूखंड उस सीटीएस नंबर के नाम से आना, बाकी सीटीएस नंबर खत्म हो जाते हैं। डिवाइडेशन का प्रॉब्लम ये होता है, कभी प्लॉट के अंदर में 2 पार्ट करना है। अब 2 पार्ट करना है तो दोनों के सीटीएस नंबर अलग होंगे, तब उसको बाउंड्री डिमार्केशन करना पड़ेगा सिटी सर्वे डिपार्टमेंट के द्वारा, और दोनों प्लॉट को वहाँ से सब डिवीजन बोलते हैं, उसको सब डिवीजन करना पड़ेगा कि ताकि दोनों भाग अलग हों। अब आइए बात करते हैं एकत्रीकरण का मतलब। आप समझे कि कुछ सीटीएस नंबर्स या प्लॉट को एक में मिला देना, वो एकत्रित। अब यहाँ पे सब डिवीजन वाला जो मैटर्स है वो थोड़ा गंभीर मसला है। अब गंभीर मसला है कैसे, इस चीज़ को आप समझिए। इस सारे में सर्कुलर 173 क्या कहता है? 173, पहले हम उस चीज़ पे नज़र डालते हैं। 173 कहता है कि जब भी स्कीम के अंदर में एलओआई निर्गमित हो, यानी जब डेवलपर को एलओआई दिया जाए, तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी डेवलपर से रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करेंगे। अब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कहाँ करेंगे? जहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टियाँ हों, अब प्राइवेट प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे अभी डेवलपर ने किसी से प्लॉट खरीद लिया, या मानो डेवलपर की पूछता ही नहीं प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर लोग बसे हैं, उसके ऊपर एसआरए हो रहा है, तो वहाँ पे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होगा, और उस रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के थ्रू उस प्रॉपर्टी को एसआरए के नाम पे लिया जाएगा। प्रॉपर्टी कार्ड में नाम ट्रांसफ़र होगा एसआरए, स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी। अब उससे फ़ायदा क्या होता है, और अगर वो नहीं करे तो नुकसान क्या होता है? अब फ़ायदा एक चीज़ का है कि जब ये नाम एसआरए का हो जाता है तो जो डेवलपर, जो अपने आप को ऑनर कहता है, उसका वहाँ पे मात्र एज अ डेवलपर रह जाता है, ऑनर नहीं रहता है। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे एसआरए के बोर्ड्स लगते हैं, वहाँ पे जब एलओआई मिलती है तो डेवलपर्स अपने आप को कहता है ऑनर डेवलपर, जो कि गलत है। डेवलपर कभी प्रॉपर्टी का ऑनर हो ही नहीं सकता है। डेवलपर कभी भी प्रॉपर्टी का ऑनर हो ही नहीं सकता। जब एसआरए में जाने के बाद 173 के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टियों को वहाँ पे एसआरए के अंदर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करना पड़ता है एसआरए के नाम से, और प्रॉपर्टी कार्ड एसआरए के नाम से होता है। अब इसके करने से फ़ायदे क्या हैं? करने से फ़ायदे ये हैं कि जब भी स्कीम क्लियरेंस होती है, क्लियरेंस मतलब जब अलॉटमेंट हो जाता है लोगों को, तो सीओ एसआरए द्वारा जो भी प्लॉट है उस प्लॉट का सब डिवीजन करते हैं, मतलब उसको बांटते हैं, जिसको डिवाइडेशन किया जाता है। उसको 2 भाग में बांट देते हैं। एक भाग होता है रिहैब का और एक होता है सेल का। अब वो जब सब डिवीजन होगा तो सब डिवीजन के समय मान लीजिए आपके प्लॉट का सीटीएस नंबर है 100, आपके प्लॉट का सीटीएस नंबर 100, तो अब जब सब डिवीजन होगा तो एक पार्ट कहलाएगा सीटीएस नंबर 100 यानी 100, और दूसरे प्लॉट पे
वो CTS नंबर 100A 100 पार्ट, इस तरह से एक अलग CTS नंबर वहाँ पे बनेगा। अब उसके अंदर जो भी CTS नंबर रिहैब को दिया है, वहाँ पे रिहैब की सोसाइटी का नाम इंटर्ड होगा प्रॉपर्टी कार्ड में कि भैया ये सहकारी संस्था की प्रॉपर्टी है और संस्था सहकारी संस्था इसकी ऑनर है। और जो सेल का है, तो सेल में जो भी वहाँ पे रजिस्टर्ड सोसाइटी होगी उनका नाम वो दर्ज कराएंगे। तो ये चीज़ों का फायदा होता है। अब नुकसान क्या होता है, अब उसके बारे में सुनते हैं। अब ये समझो 173 इम्प्लीमेंट नहीं किया, अधिकारियों ने 173 इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब 173 इम्प्लीमेंट नहीं करने के कारण ये डेवलपर्स अपनी जो भी स्कीम की प्रॉपर्टियां हैं ये मॉर्गेज करते हैं, ये मॉर्गेज करते हैं, वहाँ से पैसे उठाते हैं गिरवी रख के और दूसरे प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करते हैं। उस प्रोजेक्ट पे कोई डेवलपर होगा जो उस प्रोजेक्ट पे करे, यानी वो पैसे सब ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ तक कि कितने डेवलपर तो उसको फाइनेंस करते हैं, यहाँ से लोन उठाएंगे और वहाँ दूसरे को फाइनेंस करेंगे। तो ये बिजनेस चालू है SRA में, और ये बिजनेस को CO SRA और SRA के अधिकारियों द्वारा अनदेखा किया जा रहा है, अनदेखा किया जा रहा है। तो क्या CO SRA बताएंगे कि आज तक आपने कितने प्रोजेक्ट के अंदर में सर्कुलर 173 को इम्प्लीमेंट किया, आपके अधिकारियों ने कि वहाँ या आपने? तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम लोगों को तकलीफ देती है। अब दोस्तों कहीं कहीं कंपोजिट बिल्डिंग बनती है। कंपोजिट का बिल्डिंग का मतलब होता है कि बिल्डिंग एक साथ में है, रिहैब भी है और सेल भी है। अब उसमें डिवाइडेशन का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। डिवाइडेशन में सिटी सर्वे अधिकारी में, सिटी सर्वे डिपार्टमेंट में एक नियम है, वो भी ध्यान रखिए। अगर ये सब डिवीजन प्लॉट करते हैं तो उनका बाउंड्री वॉल होना चाहिए, बिल्डिंग का बाउंड्री वॉल होना चाहिए। अगर बाउंड्री वॉल नहीं है तो वहाँ सब डिवीजन नहीं होता है। अब ये जो कंपोजिट बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर में आप बताइए सब डिवीजन कैसे होगा? इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, रूल है ही नहीं। अब वहाँ पे क्या किया जाएगा, ये सेल बिल्डिंग का जो सोसाइटी है रिहैब बिल्डिंग की, वो और सेल बिल्डिंग की सोसाइटी को साथ में वहाँ पे मालिक बनाया जाएगा, टाइटल डाला जाएगा प्रॉपर्टी कार्ड में। अब इससे प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? इससे प्रॉब्लम्स होते हैं जो भी सोसाइटी होती है सेल प्लॉट की और रिहैब प्लॉट की, भविष्य में जाके वहाँ पे एक वाद निर्माण होता है कि भैया कौन सी प्रॉपर्टी आपकी, कौन सी मेरी, क्योंकि उसके अंदर जो भी एक्सेस प्रॉपर्टियाँ होती है उस प्रॉपर्टियों पे दोनों सोसाइटियों का अधिकार हो जाता है। लेकिन वाद निर्माण ये होता है कि भाई आप लोग यहाँ से आने का नहीं, वहाँ से जाओ, तो ये वाद निर्माण होने चालू हो जाता है। पहली बात तो SRA में कंपोजिट बिल्डिंग का बनाना ही एकदम गलत है, टोटल गलत है। कंपोजिट बिल्डिंग को अगर ये परमिशन देते हैं तो कंपोजिट बिल्डिंग के अंदर समझिए कि आपकी जो बिल्डिंग्स है, नीचे कॉमर्शियल कर दिए, ऊपर रिहैब कर दिए, तो चलिए ठीक है, वो एक ही बिल्डिंग हो, कंपोजिट बिल्डिंग नहीं है। अब समझ लीजिए कि आपकी बिल्डिंग के साथ में ही कमर्शियल बिल्डिंग है, मतलब कमर्शियल यानी सेल बिल्डिंग जो भी है, सेल विंग है। अब कल सेल विंग, भाई सीधी सी बात है कि आप झोपड़पट्टी से गए हैं, आप झोपड़पट्टी से गए हैं और आपके फ्लैट्स की कीमत क्या होगी आप भी जानते हैं। जो फ्लैट्स बना के 300 स्क्वायर फीट की दे रहे हैं उसकी कीमत क्या होगी आप भी जानते हैं। अब वही जो कमर्शियल में खरीद रहे हैं करोड़ों में, उनके लिए हम क्या हुए ये आप बताइए। तो वो चाहेंगे कि उनकी प्रमाइसेस से हम निकले? वो चाहेंगे क्या उनकी प्रमाइसेस से हम जाए? क्योंकि यहाँ पे भेदभाव होता है, एक अमीरी का और दूसरा गरीबी का। इसलिए कंपोजिट बिल्डिंग का तो परमिशन देना ही नहीं चाहिए, भैया नहीं सेपरेट बिल्डिंग बनाइए। लेकिन डेवलपर्स क्या करते हैं, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाते हैं और सोसाइटी के परमिशन भी नहीं लेते हैं।
मतलब एसआरए में मैंने देखा है कि कहीं भी मात्र सर्कुलर नाम के लिए बनाया गया है, मात्र नाम के लिए, चाहे वो रेंट के मैटर में हो, चाहे वो दुकानों के मैटर में 140 हो, चाहे आपके सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के सर्कुलर 57 हो, चाहे आपके डेवलपमेंट में चेंजेस किए हो सर्कुलर 59 हो, या अदर कोई भी, इवन आप सर्कुलर 2 देख लीजिए, सर्कुलर 2 का पालन तो डिपार्टमेंट ने कभी किया ही नहीं, कंप्लायंस ही नहीं किया है, कहीं भी कभी भी कंप्लायंस ही नहीं किया। अब ये हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने डाला था आरटीआई, उनको लिख के दिया कि भैया पिछले 5 साल में क्या क्या हमारे रिकॉर्ड नहीं है, बोला अपील फाइल कीजिए, अपील फाइल कीजिए कि भैया यहाँ सर्कुलर तो बोल रहा है आपको रखना है, तो आप जानबूझ के देना नहीं चाहते। भाई डेवलपर ने काम किया है या नहीं किया है, ये मुझे जानना है, क्योंकि ये मेरी सोसाइटी में डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो भाई इनकी क्षमता क्या है वो तो मैं जानूँ कि इन्होंने पहले काम किया है नहीं। जब कानून है तो इम्प्लीमेंट करना होगा, तो मतलब उसको अपील फाइल कीजिए और बोलिए सर सर्कुलर में दिया है, ये झूठ बोल रहे हैं मुझे कि नहीं है करके, इनके पास है लेकिन देना नहीं चाहते। और नहीं है तो क्यों नहीं है, रिटर्न दीजिए ना कि डेवलपर ने सबमिट नहीं किया, या आपने मांगा ही नहीं, आपने कंप्लायंस करने को बोला ही नहीं। तो यही चीज़ आती है अधिकारियों से, जब आप फाइट करते हैं अपने अधिकारों की, तो सर्कुलर कंप्लायंस करवाइए। अब मैं ये नहीं बोलता उनके कान पकड़ के करवाइए, वो तो क्राइम हो जाएगा भाई। आप आरटीआई का इस्तेमाल कीजिए, लीगल का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन करवाइए। जब सर्कुलर्स इम्प्लीमेंट होंगे तो आपका जो डेवलपमेंट होगा एक पारदर्शी डेवलपमेंट होगा, पारदर्शी डेवलपमेंट होगा। तो ये जो सब डिवीजन और डिवीजन्स है, ये कंपोजिट बिल्डिंग के अंदर बहुत गलत है, क्योंकि उसमें सब डिवीजन तो होगा ही नहीं। उसमें प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, अभी जैसे एक बिल्डिंग्स है, उसके 4-5 बिल्डिंग हैं, 4-5 बिल्डिंग हैं। अब उस बिल्डिंगों का जो भी सीटीएस नंबर होता है, उसकी चारों तरफ बाउंड्री लगती है, उसको विंग कहा जाता है, ए विंग, बी विंग, टी विंग। अब कंपोजिट में आप विंग बना लोगे, बिल्डिंग तो जॉइंट है ना, तो भाई इसको बाउंड्री वॉल कहाँ है। अब उस बिल्डिंग के अंदर जो 4 बिल्डिंग के एक कंपाउंड वॉल है, ये आपने कभी देखा होगा, एक कंपाउंड वॉल है, और उस बिल्डिंग के अंदर जो भी सोसाइटियां हैं वो एक हो या अनेक हो, वो हर बिल्डिंग का लोगों का अपना अधिकार है कि वो अपनी बिल्डिंग के अंदर अपनी सोसाइटी बनाए या पूरे कंपाउंड की एक सोसाइटी लेके चले। तो ये आपकी मर्जी है, तो इस चीज़ को समझिए। यहाँ पे प्लान का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। अभी हमारे सब्सक्राइबर ने सीडी वगैरह निकाला है, तो उन्होंने पूछा कि भाई ये मैं लूँ, इसका फ़ायदा क्या। तो मैंने बोला कि प्लान लेने के बाद आपको देखना होगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से, आप प्लान मत लीजिए कभी, सीडी मत लीजिए, सीडी मत लीजिए। अधिकारी के पास पेन ड्राइव लेके जाइए, पेन ड्राइव में लीजिए, क्योंकि आजकल जो भी लैपटॉप्स आ रहे हैं या पीसीज आ रहे हैं, उसमें सीडी रोम नहीं होते हैं। आप अगर एक्स्ट्रा आपने बैठाया है तो ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर सीडी रोम का सिस्टम ख़त्म हो चुका है, इसलिए सीडी रोम कोई लगाता नहीं है। आज तक पेन ड्राइव वगैरह काम आती है, तो यूएसबी के अंदर वो आपको काम हो जाएगा। पेन ड्राइव लेके पेन ड्राइव में आप सेव कर लीजिए। तो ये चीज़ को आपको समझना होगा, क्योंकि क्या होता है, अगर आपने सीडी ले लिया, अब आपके पास जो लैपटॉप है उसमें सीडी रोम है ही नहीं, फिर आपको जाना पड़ेगा साइबर कैफ़े। अब साइबर कैफ़े में कब तक देखेंगे सीडी, क्योंकि वो सीडी ऐसा नहीं है कि 1 घंटे में आप देख लेंगे, तो प्लान है, रीड करना पड़ता है। तो आप पेन ड्राइव में लीजिए, ताकि आप अपने लैपटॉप में, आपके पीसीज में देख सकते हो। आजकल तो मोबाइल में भी पेन ड्राइव से लिया जाता है, तो वो आपके लिए बेटर होगा। अभी मैंने ही यहाँ पे पीसी लिया, इतना महंगा पीसी होने के बाद भी उसमें सीडी रोम नहीं था। मैंने उनको बोला भाई मुझे सीडी रोम भी चाहिए, क्योंकि मेरे काम्स पड़ते हैं, मेरे पास सीडीज़ आती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि मेरा दुनिया भर की सीडी मेरे पास पड़ी होगी, तो मुझे सीडी रोम चाहिए। आपके जो भी पैसे ले लीजिए। तो मैंने सीडी रोम अलग से डलवा के लिया। तो ये चीज़ को आप समझिए, जहाँ तक पेन ड्राइव में लीजिए।
और प्लान जब रीड करते हो तो सबसे पहले प्लान रीड करने में आप देखिए आपकी दिशा। जब तक प्लान में आप दिशा नहीं देखेंगे आपको बिल्डिंग का कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। इस चीज़ को देखिए आप। अब दिशा देखने के लिए जो भी प्लान्स होंगे उसके राइट साइड में उसका परफॉर्मा दिया होगा। उस परफॉर्मा के नीचे एक प्लस का निशान होगा, एरो होगा, एरो होगा। अब उस पर समझ लीजिए कि बहुत सारे आर्किटेक्ट तो क्या करते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों डालते। कुछ लोग क्या करते, एक ही डाल देते, एन नॉर्थ। तो आप जब भी प्लान रीड करो तो उस पर देखिए भैया कौन सी साइड है, नॉर्थ। तो उस प्लान को घुमा के नॉर्थ साइड में कीजिए, तब आपको बिल्डिंग और आपका जो स्कीम और अब प्लान ये दोनों आपको बराबर नज़र आएंगे कि हाँ भाई मेरा प्लॉट इस तरह का है और ये पूरा दिख रहा है। अब यहाँ पे बिल्डिंग कैसी बन रही है, कि डिजाइन्स क्या है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है कितना है, ये सब उसमें मेंशंस होते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे लिख डालना पड़ता है कि भैया कितना डिस्टेंस है उसका। फ्लैट्स है तो फ्लैट के अंदर में हॉल कितने स्क्वायर फीट का है, बेडरूम कितने स्क्वायर फीट का है, किचन कितने स्क्वायर फीट का है, बाथरूम्स कितने स्क्वायर फीट के होते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, जब आप अपने को टैली करेंगे आपके फ्लैट की, मतलब आपके फ्लैट मतलब आपकी स्कीम के फ्लैट की, तो स्कीम के फ्लैट में आप जितने भी अंदर की वॉल्स हैं वो वॉल्स काउंट नहीं होती है। क्योंकि प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, डेवलपर वाले भैया देखो ये इतना स्क्वायर फीट है, इतना स्क्वायर फीट है, इतना इंटू इतना कितना हो गया, 300 हो गया ना, हो गया ना 300, दिया मैंने 300। भाई साहब नहीं, वो आपका बिल्टअप एरिया हो गया, वो आपका बिल्टअप एरिया है, कारपेट एरिया नहीं है। कारपेट एरिया का मतलब अंदर समझो बाथरूम की दीवार्स भी हैं तो उसको काउंट नहीं की जाएगी, काउंट नहीं की जाएगी। अभी किचन में श्रिंक लगे तो श्रिंक के बीच में जो दीवार आती है उसका जो भी पोर्शन उतना स्क्वायर फीट काउंट नहीं किया जाएगा। मतलब टोटल दीवार निकाल के आपके यहाँ पे कितने स्क्वायर फीट है कारपेट, ये चीज़ इम्पोर्टेंट रखता है, तब कारपेट होती है। अगर आपने जो भी आपके बेडरूम्स बने हैं, किचन बने, जो भी पार्टीशन लगे, वो पार्टीशन नहीं गिने जाते हैं, क्योंकि वो अगर गिन लिए तो बिल्टअप में आएंगे। और 300 स्क्वायर फीट का अगर बिल्टअप के अंदर आप जाएंगे तो वो तकरीबन, अगर हकीकत में आपका फ्लैट कारपेट 300 बना है 27.88, तो 27.88 तो क्या होता है कि जो डेवलपर्स को ना टैली करते हैं कि भाई ये हिसाब से रखना है, तो उनको प्रॉब्लम्स होती है, तो डायरेक्ट 28 के ना 28 मीटर के हिसाब से करते हैं, तो जिसमें आपका 305 306 का एरिया आ जाता है। तो उतना डिपार्टमेंट परमिशेबल करता है, क्योंकि इनका जो आंकड़ा 300 में आ रहा है 27.88, उनको थोड़ा सा तकलीफ होती है एडजस्ट करने में, तो 28 के हिसाब से करते हैं राउंड फिगर में, तो उनको बैठाने में आसानी होती है। तो ये जो चीज़ें हैं, अब 27.88, इसके अलावा अगर आप दीवार गिनेंगे तो नियर अबाउट आपका जो एरिया बिल्टअप का है वो नियर अबाउट 400 पौने 400 तक जाएगा। कितना? पौने 400 तक। और आप बगल की दीवार मतलब जो मेन एंट्रेंस की दीवार वो गिन लेंगे तो 450 तक चला जाएगा, उसको बोलते हैं वो बिल्डअप हो गया। और यदि सुपर बिल्डअप क्या होता है कि सुपर बिल्डअप में आपके पैसेज गिन लिए, आपके नीचे एक्सेस गिन लिए, पार्किंग गिन लिए, ये सब गिन लिए, तो वो आपके सुपर बिल्डअप्स होता है, जो कि सरकार ने इसके ऊपर जीआर निकाला है कि जो भी रजिस्ट्रेशन हो कारपेट के हिसाब से हो। लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ आज भी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं पूरा सुपर बिल्डअप के हिसाब से होते हैं। तो खैर वो सरकार को उस पर ध्यान देना है या नहीं देना। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम 4 करोड़ के 2 करोड़ के फ्लैट खरीदें, तो हम पहले हमारे मैटर में देखें, हमारे मैटर को समझना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको इस चीज़ को समझा रहा हूँ कि कभी भी आपके घर का एरिया आपको मापना है तो दीवार अंदर जितने खाली स्पेसेस हैं
वही कारपेट में आएंगे। जो दीवार बनी हुई पार्टीशंस वो नहीं काउंट की जाएंगे। अब प्लान में देखेंगे तो आपको प्लान में समझ जाएगा। प्लान के अंदर बाथरूम बनाया तो बाथरूम के अंदर का एरिया माप के बताया कि भैया इतना पर स्क्वायर फीट का, स्क्वायर मीटर का ये चीज़ है। दीवार को काउंट नहीं करते, तब वो कारपेट आएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। अब दोस्तों बहुत सारे लोग हैं कमेंट करते हैं कि सर जीआरसी और हाई पावर का डेफिनेशन बताइए। सॉरी सर, हाई पावर अथॉरिटी एसआरए में बैठती है, जिसका हाई पावर में 3 अथॉरिटियां हैं। एक एजीआरसी है, एक शिखर समिति है, एक हाई पावर है। हाई पावर के बाद आपके पास अधिकार है, आप जीआरसी जा सकते हैं। जीआरसी जा सकते हैं। जीआरसी के बाद आपको जाना है हाई कोर्ट। पहले कैसे होते थे? पहले 33, 38 का जो मैटर्स था वो चलाते थे कंप्लेंट अथॉरिटी, जो सक्षम प्राधिकारी जो एनेक्चर बनाते हैं वो। अब ये कंप्लेंट अथॉरिटी 33, 38 में कंप्लेंट अथॉरिटी बना दिया गया है डिप्टी कलेक्टर एसआरए को। लेकिन पहले जो एनेक्चर बनाते थे वही कंप्लेंट अथॉरिटी थी। जैसे कि बीएमसी है तो बीएमसी रहेगी, डिप्टी कलेक्टर माड़ा है तो माड़ा रहेगी। लेकिन अब वहाँ पे खत्म हो गया। टोटल 33, 38 एसआरए ने ले लिया। वहाँ पे ऑर्डर्स होते थे, एडिशनल कलेक्टर के ऑर्डर्स होते थे। उस ऑर्डर्स के खिलाफ हमें जीआरसी जाना पड़ता था। जीआरसी के बाद फिर हम हाई कोर्ट। उसी तरह एसआरए के अंदर में आपके पास अगर सीओ एसआरए ने कोई भी ऑर्डर्स पास किया है तो आप एजीआरसी में जाएंगे। एजीआरसी के बाद आप हाई कोर्ट में जाएंगे। सीओ एसआरए ने जो भी ऑर्डर्स पास किए उसके खिलाफ आप सेक्रेटरी एसआरए ने अगर कोई भी ऑर्डर्स पास किए हैं तो आपको जीआरसी जाना पड़ेगा। कहाँ पे? जीआरसी, एपेक्स ग्रीवेंस रिड्रेसल नहीं, एपेक्स नहीं, वो तो एजीआरसी हो गए। एजीआरसी तो एसआरए में ही है। आपको जाना पड़ेगा ओल्ड कस्टम, जीआरसी, तकरार निवारण समिति। तो ये जो चीज़ें आपको समझिए। आप एसआरए में जो भी मैटर्स है वायलेशंस की वगैरह, आप एजीआरसी में जाइए, एजीआरसी से हाई कोर्ट जाए, आप हाई पावर में जाइए, हाई पावर से आप हाई कोर्ट जाइए। तो सब अलग अलग अथॉरिटी, इसमें इतनी अथॉरिटियां बना दी गई है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जबकि सरकार को एसआरए में सिर्फ 2 अथॉरिटी बनानी चाहिए थी। वो भी अथॉरिटी जो बनाई गई है, जैसे हाई पावर कमेटी भी बनाई गई है, तो हाई पावर कमेटी में यहाँ पे जो भी 5 लोगों को लिया गया है, जो एसआरए के सीईओ है, माडा के अध्यक्ष है, बीएमसी की, ये 5 अथॉरिटी ली गई। उनको न लेके अगर सरकार वहाँ पे एक रिटायर्ड जस्टिस को वहाँ बिठाए तो सिविल कोर्ट प्रोसीजर में चल सकता है। लेकिन यहाँ जानबूझ के उनको बिठाया गया। अब बताइए, मेरे कंप्लेंट पे सीओ एसआरए कुछ काम नहीं करते। अब मैं जाऊँगा एजीआरसी, मैं जाऊँगा इसके हाई पावर कमेटी में, क्या फ़ायदा होगा? मुझे बताइए, क्या फ़ायदा होगा? भाई जब पहले काम मुझे कार्रवाई नहीं की तो आप मुझे ऑर्डर क्या दीजिए? तो मेरे पास रास्ता वही होगा कि मुझे जाना पड़ेगा हाई कोर्ट। तो इसके लिए एक ऐसी कमेटी बनाना पड़ेगा। हाई पावर कमेटी को रखिए, लेकिन उस हाई पावर कमेटी को एसआरए के बिल्डिंग से दूर रखा जाए। एसआरए की बिल्डिंग से दूर रखा जाए। जैसे कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, वहाँ पे रिटायरमेंट के बाद 5 साल का उनका कार्यकाल दिया जाता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को और इंफॉर्मेशन कमिश्नर को 5 साल का कार्यकाल दिया जाता है। वैसे ही रिटायर्ड जस्टिस को यहाँ पे अपॉइंट किया जाए और चलाया जाए सिविल कोर्ट प्रोसीजर में। तब वहाँ पे कुछ न्याय की उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ पे कोर्ट के हिसाब से जो जज बैठे हैं उनको लॉ का नॉलेज है, वो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो समझ सकते हैं। अब ये 5 लोग जो बैठे हैं उनको
कानून का क्या ज्ञान है मुझे बताइए, क्या ज्ञान है कि वो आपको वहाँ पे रिलीफ देंगे? वो कानून तो पता ही नहीं है, ना एसआरए कानून पता है, ना उनको एमआरटी भी पता है, ना डीसीआर पता है, कैसे करेंगे बताइए? मैं आपको बोल रहा हूँ भाई, मेरे 2 मैटर चले हाई पावर में, 2 मैटर चले हाई पावर में, 2007-2008 की बात है, सेम मैटर में दो, और 2 ऑर्डर अलग अलग। मैटर एक ही इलाका का है, एक ही स्कीम का है, और हमारे ग्रीवेंसेस भी सेम है। पहली बात तो हाई पावर कमेटी ने वहां पे गलत काम किया है कि एक ही मैटर पे 2 पिटिशन ले लिया, मतलब इनको ज्ञान नहीं है कानून का। कोर्ट के अंदर मालूम पड़े तो एक केस भगा देंगे, भैया एक ही केस है, क्लब करो इसमें, एक ही साथ लो। अब इसमें क्या हुआ, पहला केस आया, पहले केस में हमारा आर्ग्यूमेंट हुआ। मैंने बोला कि सर प्रॉपर्टी कार्ड में तो बीएमसी का नाम ही नहीं है, तो आप कैसे बोलते हो प्रॉपर्टी बीएमसी की है? तो बोले आप प्रॉपर्टी कार्ड बताए। बोले सर मैं क्यों बताए, सारे से पूछिए ना, सर के प्रॉपर्टी कार्ड होगा ना। अरे कुट्टी गेला अधिकारी, अरे साहब हे बोलून घ्या जरा, बोला गेला उस समय सीताराम कुंडी जी थे, सीताराम कुंडी जी थे, और वो गौतम चटर्जी जो माड़ा के अध्यक्ष थे, वो तो ऐसे मतलब अकड़ रहे थे ना कि भाई इनका ऑर्डर फाइनल है, इनका ऑर्डर फाइनल है। मुझे बोलते इतना ऊंची आवाज़ में कैसे बात कर रहे हैं? बोले सर आप इतना लंबा बैठे हैं तो मैं चिल्ला की बात करूँ ना, माइक तो रखे ही नहीं है, तो मेरी आवाज़ आप तो पहुँचनी चाहिए कि नहीं पहुँचनी चाहिए? अब मेरी आवाज़ ऐसी है तो मैं क्या करूँ, कटवा दूँ? भाई मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, आपको अगर रखना है तो माइक रखिए ना, मैं आराम से बात करता हूँ, स्लो बात करता हूँ मैं। फिर वहाँ से अधिकारी को बुलाया, अरे प्रॉपर्टी कार्ड कुठे आहे, क्या मॅटरचा? साहब प्रॉपर्टी कार्ड अपना डिपार्टमेंट में बताइए, प्रॉपर्टी कार्ड नहीं है, प्रॉपर्टी कार्ड नहीं है, और यहाँ पे एसआर इम्प्लीमेंट हो गई। फिर मुझे बोला कि चलिए आप बोलते हो आपकी प्रॉपर्टी है तो आप मुझे बताइए प्रॉपर्टी कार्ड। दोस्तों इतना बड़ा बंच, मतलब इतने बड़े बंच में कितने प्रॉपर्टी कार्ड आएंगे आप सोचिए। वो बंच पूरा ओरिजिनल प्रॉपर्टी कार्ड में निकाला था 40,000 रुपये भर के। कितना? 40,000 रुपये भर के। मैंने वो सीधा पंच सरका दिया। अब वहाँ पे सीताराम कुंडू जी ने ऐसा उसको ट्रर करके मारा, सब देखिए ओरिजिनल। अच्छा प्रॉपर्टी कार्ड के अंदर नहीं देख रहे क्या, खाली देखिए ओरिजिनल। अरे एवढा खर्च करता तुम्ही? साहब माझी प्रॉपर्टी करावं लागेल ना, माझं गाव आहे मैं। अब फिर उन्होंने क्या किया, बहाना ले लिया, ठीक है तुमचा मॅटर तर टाउन प्लॅनिंगचा आहे ना, मग आपण कसं त्यामुळे डिसाईड करू शकतो? नाही 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 साहेब, मग माझा मॅटर जे आप त्यांना हे करा ना, फॉरवर्ड करा टाउन प्लॅनिंगला, बाबा यांचा मॅटर तुम्ही एक हेरिंग घ्या. नाही नाही आम्ही करू सर, तुम्ही सेपरेट फाईल करा. म्हणजे द्या मला तसा ऑर्डर की तुम्ही यू आर अप्रोच द टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट फॉर युअर रिमेडियल मेजर. जातो ना साहब, मी ऑर्डर दिया. ऑर्डर में क्या दिया, योर प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड, हैंस यू अप्रोच द अप्रोप्रिएट कोर्ट ऑफ लॉ. अब ध्यान से सुनिए, यही चीज समझा उनको नॉलेज क्या है. 3 महीने बाद दूसरी अपील फिर वही आ गई, दूसरी अपील फिर वही आ गई सेम मैटर में. अब उसमें आर्ग्युमेंट हुआ. म्हणजे साहब पहिली पूरी ऑर्डर दिले ना आपण, कोर्टाचं मॅटर आहे, कोर्टात तुम्ही जावा, अप्रोच द अप्रोप्रिएट कोर्ट ऑफ लॉ. चालू आहे साहब माझी. नाही द प्रॉपर्टी बिलोंग टू बीएमसी. मला हाव, जे सो मी डॉक्युमेंट सर. अरे वेर इज द प्रॉपर्टी कार्ड, वेर द टाइटल. नो दिस इज द क्लियर दैट द प्रॉपर्टी बिलोंग टू एमसीजीएम. अरे भाई ऑर्डर दे दिया भाई. बताइए, हाई पावर कमेटी को पहली बात तो ऑर्डर देने का अधिकारी नहीं, ये सिर्फ डायरेक्शंस दे सकते हैं. ये डायरेक्शन देखते हैं अधिकारियों को कि भैया ये चीज़ देखो, ये गलत है, जरा इसके ऊपर इंक्वायरी करो. लिए डायरेक्ट ऑर्डर, ना प्रॉपर्टी बिलोंग टू बीएमसी. बताइए, और 3 महीने पहले दिए कि अप्रोच द अप्रोप्रिएट कोर्ट ऑफ लॉ. तो आप समझिए इनको कितना नॉलेज होता है. ये लॉ नहीं पढ़े. इसलिए मैं कहता हूँ वहाँ पे हर जो को जुडिशियल बॉडी है, चाहे वो 33-38 के लिए हो, चाहे उसके अपर अथॉरिटी हो, वहाँ पे जो
रिटायर्ड जस्टिस या सीनियर काउंसिल से जो भी हैं सीनियर एडवोकेट्स, उनको अपॉइंट किया जाए ना। जैसे 35 में अपील चलती है, अरे भाई साहब कलेक्टर साहब तो रहते ही नहीं, साल भर गायब रहते, साहेब कोर्टात आहे, साहेब आज सुट्टीवर आहेत, साहेब अधिवेशनमध्ये गेले ना, आज साहेबांना मंत्रालयात मीटिंग है। तो भाई हम साल भर से तो खाली मीटिंग देख रहे हैं, तो हमारी हियरिंग कब होगी? तो सरकार इस पर विचार कर रही है कि भैया उनके वजह से लोगों का कितना नुकसान हो रहा है। आज एक आदमी एक लाइट बिल पे 2 यूनिट लेके बैठा है। मैं 2022 से अपील फाइल करके रखा हूं, अभी तक तारीख चल रही है। ये पिछले मैं समझ लिया दिवाली के बाद से आज तक मेरी हियरिंग कभी हुई नहीं। खाली साहेब नाही आहेत, साहेब मंत्रालयात गेले, अधिवेशन चालू आहे, साहेब इलेक्शनचा माहोल आहे, आता लांब तारीख देणार, पण अभी पिछली तारीख थी 2 तारीख को, साहब अधिवेशनमध्ये आहे ना 18 तारीखला। भाई ये प्रॉब्लम्स लोगों को, लोग हैरेसमेंट हो रहे हैं, लोग हैरेसमेंट हो रहे हैं। भाई वो उतना दूर जाते हैं, उनके गाड़ी भाड़े नहीं लगते, धन्ना सेठ नहीं है, वो झोपड़पट्टी वाले हैं, उनके पैसे बर्बाद हो रहे हैं, पर से उनको वकील लेगा तो वकील को चार्ज देना पड़ता है। तो ये क्या चीज़ ये समझ पा रहे हैं? ये सरकार समझ रही है कि भैया नहीं, एक काम करो, एडिशनल कलेक्टर को हटाओ, यहाँ पे एक अलग बॉडी बिठा दो, ये जुडिशियल बॉडी रहेगी, कोई जुडिशियल बॉडी है लेकिन इसमें जुडिशियल आदमी बिठाओ, और इनका पर डे का हियरिंग चलाओ पूरा अकॉर्डिंग टू कोर्ट, सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक। ये भाई 2 घंटा हियरिंग लेंगे, हाँ ठीक है तारीख। अरे भाई आप सुनोगे नहीं, कुछ नहीं, तो कैसे निपटारा करे? खाली वहाँ पे गांधी जी होते रहते, बस बाकी कुछ नहीं। बिल्डर आया कि गांधी जी आए, अब बताइए कहाँ न्याय है, कैसे मिलेगा आपको? इसीलिए दोस्तों बोलता हूँ, कानून समझिए और उसके हिसाब से फॉलो कीजिए, देखिए न्याय मिलेगा आपको। ठीक है, थोड़ा देरी से, न्याय इतना आसानी से नहीं मिलता, इतना आसानी से मिलता तो हमारे करप्शन ही नहीं होता था, टाइम लगता है। लेकिन एक व्यक्ति को न्याय मिला और उस व्यक्ति ने लोगों को नहीं जागरूक किया तो व्यक्ति गलत है। और मैं वही चीज़ लोगों को जागरूकता ला रहा हूँ कि भाई आपके तरीके बदलो, आपके रास्ते बदलो, मंजिल को ढूंढिए। अगर आपने मंजिल को ढूंढ लिया, आपकी जीत पक्की है। तो दोस्तों वीडियोस लंबी हो रही है, हम फिर इस चैप्टर पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे आज कमेंट्स अच्छे आए हैं, उसमें कमेंट में बहुत सारी चीज़ें बनाई है। रेंट के विषय में भी बताया गया कि रेंट के बाद भाड़े जमा कर दिए जाते हैं, फिर क्या करना चाहिए, तो इसके ऊपर भी हम वीडियोस बनाएंगे। हमारे जो दर्शक जो वीडियोस की मांग करेंगे हम उस पर वीडियोस बनाएंगे, एक अच्छी सलाह, एक संतुष्टि भरा रास्ता बताएंगे कि भाई आपको क्या करना है। तो दोस्तों बने रहिए जागो इंडिया जागो के साथ में, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और विषय पे। आज के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।